खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं राइट्स वॉच और मैं हूं आपका मेज़बान अहमद सईद। और मैं हूँ ज़री जलील। नाज़रीन, हम बात करेंगे 27वीं तरमीम पर, जिसको लेकर पाकिस्तान भर में बात हो रही है और बाज़ कानूनी हलकों के अंदर इसके हवाले से बहुत सारे खदशात पाए जा रहे हैं। और सिर्फ कानूनी हलके ही नहीं, बल्कि जो अस्करी हलके हैं, जो डिफेंस से रिलेटेड मामलात को देखते हैं, वो भी इस तरमीम पर कुछ सवालात उठा रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि इस तरमीम में डिफेंस के रिलेटेड पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज से रिलेटेड भी बहुत सारी अहम तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनमें एक सबसे अहम तब्दीली तो ये की गई है कि अब एक चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा भी मुतारिफ़ करवा दिया गया है। और ये जो ओहदा होगा, ये हमेशा जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे उनके पास ही रहा करेगा। और ये जो चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस हैं, ये तीनों जो मुसल्लह अफ़वाज हैं, उनको उनकी कमान करेंगे, उनके मामलात को देखेंगे। इसके अलावा जो चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा था, उसको ख़त्म कर दिया गया है। इसके साथ साथ आइन के अंदर अब जो फील्ड मार्शल का रैंक है, उसको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। और उसमें ये लिख दिया गया है कि जो फील्ड मार्शल है वो ताहयात यूनिफॉर्म में रहेगा। और इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो शख्स फील्ड मार्शल का ओहदे को हासिल कर लेगा, या उसके रैंक को ले लेगा, उसको उस रैंक से नहीं हटाया जा सकेगा, माँ सवाए उस तरीक़ेकार को जो कि सदर को हटाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इम्पीचमेंट का तरीक़ेकार, जिसमें पार्लियामेंट के दोनों ईवानों में 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है। और साथ में ये भी लिख दिया गया कि जो फील्ड मार्शल के रैंक का अफसर होगा, उसको जो है वही सारे इम्यूनिटीज़ हासिल होंगी जो कि सदर पाकिस्तान को हासिल होती हैं। और इसके बाद उन्होंने सदर पाकिस्तान को जो इम्यूनिटी हासिल है, उसको ताहयात करार दे दिया है कि अब वो ताहयात उस इम्यूनिटी से गुजरेगा। इससे पहले ये इम्यूनिटी सिर्फ उस वक्त तक होती थी जब तक कोई शख्स वो ओहदा जो है उसको संभालता था। ये जो सारी तब्दीलियां हैं, इसके हवाले से बहुत सारी बातचीत हो रही है। जो दफ़ाई माहिरीन हैं, वो कह रहे हैं कि इससे फ़ौज के अंदर जो है वो ताकत एक मरकज़ में यकसू हो गई है। और बाज़ का ख़्याल है कि पाकिस्तान के जो स्ट्रेटेजिक हालात हैं, उनके पेश नज़र ये ज़रूरी था। और बाज़ माहिरीन का ख़्याल है कि इससे जो है एक बिगाड़ भी पैदा हो सकता है। ये सारी तब्दीलियाँ क्यों की गई, इससे सिविल सुपरमेसी पर क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे जो बाकी फ़ोर्सेस हैं, मुसल्लह अफ़वाज हैं, वो इसको किस तरह से देखेंगी, क्या इससे चीज़ें स्ट्रीमलाइन होंगी या ताकत एक ही शख्स के पास मरकूज़ होकर रह जाएगी। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लेफ्टिनेंट जनरल नईम खालिद लोधी साहब। पाकिस्तान के साबिक डिफेंस सेक्रेटरी रह चुके हैं, साबिक निगरान वज़ीर दिफ़ा रह चुके हैं, और दफ़ाई मामलात को बड़ी बारीकी से देखते हैं। और उसकी जो बहुत डेलिकेसीज़ होती हैं, उसको वो जो है जानते हैं। तो उसके हवाले से उनसे बात करेंगे। बहुत शुक्रिया लोधी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। लोधी जी, साहब, अस्सलाम वालेकुम। पहले मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जो तनकीद हो रही है, हम उस पे बात करते हैं कि आर्टिकल 243 में उन्होंने कहा कि आपने तमाम पावर्स मरकूज़ कर दी हैं एक ही शख्सियत के अंदर। आज वो शख्सियत और हैं, आने वाले सालों में ये शख्सियत बदलती रहती हैं, लेकिन आपने पावर एक शख्सियत के अंदर मरकूज़ कर दी हैं। इसका जो है कोई अच्छे नताइज लोग कह रहे हैं कि नहीं हो सकते। तो जिस तरह से पहले सिस्टम था चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का, और वही कोऑर्डिनेशन के लिए एक अदारा बनाया गया था, तो वो उस सिस्टम में एक तो क्या कमी थी, और ये जो नया एक सिस्टम लेकर आया गया है, क्या आपको लगता है कि इससे कोई मसाइल पैदा हो सकते हैं? जी, जी, बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं छोटी-सी ये बात कर दूँ कि इससे मसाइल हल भी हो सकते हैं, इससे मसाइल पैदा भी हो सकते हैं, उसमें मैं बात करता हूँ। हुँ। देखिए, ये तो हमें मालूम है कि ये महमूदुर रहमान कमीशन के नतीजे में जेएस हेडक्वार्टर बना था यस। और उस वक़्त इसका मेन मकसद ये था कि पहले आपको पहले होता था ना अपॉइंटमेंट कमांडर इन चीफ। जी। तो कमांडर इन चीफ की भी लगभग इसी किस्म का काम था कि ही वाज़ कमांडर इन चीफ मतलब कमांडर ऑफ ऑल फोर्सेस तकरीबन। ऑल्दो उस किस्म का असर्शन थी नहीं, क्योंकि जब ये पीएफ और नेवी थोड़ा-सा इंडिपेंडेंट भी रहते थे। तो ये महमूद रहमान कमीशन में 2 चीज़ें सामने आईं। एक तो ये कि तीनों फोर्सेस की कोऑर्डिनेशन इतनी अच्छी नहीं है। हुँ। बाज़ औक़ात फ़ौज अकेली कुछ काम कर लेती है, बाकियों को पता नहीं होता या आगे-पीछे टाइमिंग का मसला हो जाता है। एक तो ये मकसद था। मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल जीएस हेडक्वार्टर की। आपने कहा वो बिल्कुल ठीक नाकाम है। क्यों हुआ या क्या प्रॉब्लम था? बिल्कुल ठीक है। दूसरा उन्होंने ये महसूस किया कि आर्मी का क्लाउट बहुत ज़्यादा है, उसका असर-रसूख ज़्यादा है और एक ऐसे हेडक्वार्टर की ज़रूरत है जो कि उसके ऊपर हो
आर्मी चीफ से भी सीनियर हो, और ताकि एक गवर्नमेंट और उनका जो है ना ये थोड़ा-सा डाइल्यूट करने की ये कोशिश थी, आप समझें। तो वो मेरा ख़्याल है कि शुरू में, और उसमें ये भी था कि बाय रोटेशन होंगे जो चेयरमैन होंगे, एग्ज़ैक्टली, जी, रोटेशन में गो के आर्मी की बारी 2 दफ़ा आती थी। यानी कि नेवी आर्मी, एयरफोर्स आर्मी, नेवी आर्मी, एयरफोर्स आर्मी, इस तरीके से रोटेशन का एग्ज़ैक्टली, वो रिवाज था। लेकिन हुआ वो कि चूँकि आर्मी का साइज़ तो बड़ा था ही, आर्मी का असर-रसूख भी अपने और वजूहात की वजह से, साइज़ के अलावा भी वजूहात थी, असर-रसूख ज़्यादा था। तो वो जिस तरीके की कोऑर्डिनेशन वहाँ होनी चाहिए, जिस किस्म का कंट्रोल, ऑल्दो वो जीएस हेडक्वार्टर कंट्रोल के लिए नहीं था, था वो कोऑर्डिनेशन के लिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज़ के लिए। और एक बड़ा अहम काम उनका ये था कि ये जो आपका एसपीडी है, ये जो आपके स्ट्रेटेजिक प्लान्स एसेट्स हैं, डिवीज़न। ये स्ट्रेटेजिक प्लान डिवीजन, इसका कंट्रोल भी उनके पास था। तो एक लिहाज से कुछ ना कुछ काम वो कर रहे थे, लेकिन ऐसा-ऐसा आपने देखा कि वो रोटेशन खत्म हो गई, और फिर जब ये महसूस हुआ कि ये अलग-अलग नहीं होना चाहिए, तो आपने देखा मुशर्रफ साहब ने कुछ देर के लिए दोनों हैट्स पहन लिए। एग्ज़ैक्टली, तो ये आप ये समझिए कि फिर या दोनों ज़मीनी हैट्स पहना दिए गए सिक्योरिटी, उनके उस वक़्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ ने। हाँ जी, वो पहन लिए या पहना दिए गए, ये तो हमेशा झगड़ा रहेगा ना कि जी, जी, पहनने वालों पर भी माशाल्लाह और पहनाने वालों पर भी माशाल्लाह। सही। तो सूरत-ए-हाल ये अभी हाल में भी ये थी कि एक जीएस हेडक्वार्टर था ज़रूर ऑन पेपर्स, हुँ, लेकिन ऑन ग्राउंड जो है वो वही मामला था कि असर्टिव भी ज़्यादा फ़ौज थी और हुँ, बात भी ज़्यादा फ़ौज की चलती थी। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये मौजूदा सूरत-ए-हाल है, इसने कागज़ और ग्राउंड सिचुएशन को करीब कर दिया है, या वो जो गैप था वो ख़त्म कर दिया है, बिकॉज़ जेएस हेडक्वार्टर वाज़ नॉट बीइंग सो इफेक्टिव। तो उसको एक तरीके से ख़त्म कर दिया और उसकी जगह ये मामला आ गया। तो अब ये जो आप बात कर रहे हैं कि कितना इफेक्टिव होगा, इसके नुकसान क्या है, फ़ायदा क्या है? फ़ायदा तो ये है कि इमीडिएट कोऑर्डिनेशन, इमीडिएट एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर्स, अ, उसमें देर नहीं लगेगी, और ख़ास हो सकता है कि ये जो हमारे हालात ख़राब हैं, इसमें जंगी हालात के पेश नज़र ये थोड़ा फ़ायदेमंद भी हो फॉर सम टाइम, कि भी कोई देर नहीं लगेगी, इकट्ठे बैठ के फ़ौरन फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन इसमें और ये भी मैं आपको बता दूँ कि ये कोई अचानक नहीं हुआ, ये अभी इस माहौल के लिए स्पेशली नहीं हुआ। गो कि इसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पे मैं बात करूँगा, जी, जो कि ऐसे लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी। ये ब बहुत अरसे से कम 15 साल से मुझे मालूम है कि इसके ऊपर काम हो रहा था कि ये जो इनइफेक्टिवनेस है जीएस हेडक्वार्टर की, इसका कोई हल तलाश किया जाए, सो दैट एन इफेक्टिव सही। कोऑर्डिनेटिंग हेडक्वार्टर है। अच्छा, ये भी मैं आपको बता दूँ, दुनिया में दोनों निज़ाम चलते हैं, सीडीएस का भी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहते हैं, और ये जीएस हेडक्वार्टर का भी जो अमेरिका में है, सीडीएस का सिस्टम एग्ज़ैक्टली। यूके में है। ये सीडीएफ जो है, ये चंद मुल्कों में है, मेरा ख्याल है कि शायद इसराइल में, आई एम बरतानिया नॉट में वेरी है श्योर। सीडीएफ का निज़ाम। हाँ जी, वो सीडीएफ उनको पता नहीं कहते हैं, एक होता है ना चीफ ऑफ चेयरमैन डिफेंस डिफेंस स्टाफ। फोर्सेस ही उसको कहा जाते हैं, जो फ़िलहाल उनके जी, जी। जो मैं ये एयरफ़ोर्स कह रहा के हूँ कुछ थे मुल्कों में उनके होता पास है है। कुछ मुल्कों में होता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जैसे इंडिया में है। यस, वो एक अलग अपॉइंटमेंट है, और फ़ौज का एक अलग सरबराह है, सीडीएस अलग है। ये जी, है सीडीएफ, बिल्कुल। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। तो हुँ, जब आप चीफ किसी फोर्सेस का चीफ कहते हैं और किसी स्टाफ का चीफ कहते हैं, उसमें थोड़ा-सा फ़र्क है। तो फ़ायदा तो ये है कि तेज़ी से कोऑर्डिनेशन होगी, जल्दी ऑर्डर एग्ज़ीक्यूट होंगे, एक यूनिटी ऑफ कमांड होगी, एक ही शख्स जो है सारे फ़ैसले करेगा। इसकी जो दूसरी साइड है, जिसको मैं समझता हूँ कि इतनी अच्छी नहीं है, इसका ख़्याल रखना चाहिए था। एक तो ये कि जब आप बहुत ज़्यादा पावर एक शख्सियत के ऊपर मरकूज़ कर देते हैं, हुँ। तो उसका सबसे पहला नुकसान ये होता है कि एक दिमाग के ऊपर प्रेशर, इंटेलेक्चुअल प्रेशर, डिसीजन मेकिंग का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है। और इंसान इंसान है, मतलब आप चाहे आप जितने भी सोने के बने हो कैपेसिटी है, हुँ, उस कैपेसिटी के अंदर ही आप ऑपरेट कर सकते हैं। तो जब इतना बड़े-बड़े आपने फैसले करने और कनकरेंट फैसले करने और फौरी तौर पे करने हो, और सारा बोझ आपके ऊपर हो, इसका दूसरा नुकसान ये है कि आजकल के आपको पता है कि बड़े-बड़े टारगेटिंग के तरीके निकल आए हैं, जिसमें जो हाई प्रोफाइल लोग हैं, उनको टारगेट कर दिया जाता है। एग्ज़ैक्टली। तो आज आपने देखा कि ये इसराइल ईरान और में हुआ। ईरान के सिलसिले में, एग्ज़ैक्टली, और भी ये कई जगह ये इसकी कोशिश हुई है। तो एग्ज़ैक्टली। अगर खुदा न खास्ता इतना मरकूज़ पावर वाली शख्सियत को खुदा न खास्ता कुछ हो जाए, तो एक पैरालिसिस का आ जाना एक कुदरती बात है कि एकदम
तमाम फोर्सेस जो है ना उनमें एक मसला खड़ा हो जाएगा कि बिल्कुल भी ठीक है। फिर उसका, क्योंकि इनका कोई नेमल बदल भी नहीं बताया सही। गया। या तो होता ना कि इन केस समथिंग हैपेंस टू सीडीएफ देन हु विल टेक ओवर, ये ठीक, अभी हम पता वो नहीं है। उस वाली चीज पे भी आएंगे। जी जी। जी 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 ये बताइए कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी का भी ओहदा खत्म कर दिया गया है, तो इससे फौज के अंदर मुशावरत या हम आहंगी कमजोर नहीं पड़ जाएगी? जी, फौज के अंदर की तो कमजोर नहीं पड़ेगी, वो जो इंटर सर्विसेज हम मांगी थी उसकी आप बात कर सकते हैं, क्योंकि एयरफोर्स और नेवी और तमाम इनकी कोऑर्डिनेशन पहले इधर होती थी। और लेकिन वो पहले भी कोऑर्डिनेटिंग हेडक्वार्टर था, एग्जीक्यूटिव हेडक्वार्टर नहीं था। ये जो सीडीएफ की ऑफिस है, दिस विल बी एन एग्जीक्यूटिव हेडक्वार्टर। ये बात समझने की है हाँ कि जो 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 इंस्ट्रक्शंस निकलती थी चेयरमैन जॉइंट हेडक्वार्टर से, वो जरूरी नहीं कि उनके ऊपर फौरी तौर पे सारी फोर्सेस अमल कर लें। लेकिन जब सीडीएफ के ऑफिस से कोई चीज निकलेगी तो वो उनको करना पड़ेगा। एक फायदा छोटा सा इसका ये भी होगा कि जो चेयरमैन जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर वो बहुत बड़ा था, बहुत एलेबोरेट था। ये ज़रा स्मार्ट होगा। इसमें कम लोग होंगे, स्टाफ कम होगा, तो एक आप इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं। एक चीज़ मैं इसमें ऐड करता चलूँ कि आपने देखा होगा एक और ओहदे का भी बताया गया है, जी, कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड। कमांड। जी, हाँ जी। हम तो उसपे उसमें उसपे उसपे जनरल साहब मैं जो ये आता हूँ। मैं अभी थोड़ा सा ये आपसे समझ चाह रहा हूँ कि अब इन्होंने जो वर्डिंग यूज़ की है कि जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कंकरेंटली द चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस, तो अब एक बात तय है कि हमेशा सीडीएफ का ओहदा आर्मी चीफ के पास ही रहेगा। जबकि आपने खुद एग्जांपल्स दी कि जब भी चाहे चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ कमेटी का था या इंडिया में भी जो सीडीएस आया है उसमें भी रोटेशन की पॉलिसी है। तो ये आपको लगता है कि ये थोड़ा सा एक चीज़ आगे चल के फोर्सेस के दरमियान कुछ हो सकता है, इसके दरमियान कोई तनाव या टेंशन तो नहीं हम कह सकते, लेकिन क्या ये बेहतर ना होता कि बल्कि इसको भी रोटेशन की पॉलिसी के लिए रखा जाता? इसमें देखें सबसे बेहतर तो ये था कि रोटेशन की पॉलिसी में रखा जाता, लेकिन फिर उसके लिए आपको ये ओहदा अलग करना पड़ता है। मतलब ये मुमकिन नहीं है कि, क्योंकि सीडीएफ मैंने कहा ना एग्जीक्यूटिव ऑफिस है। तो अगर कोई लेट अस से नेवल ऑफिसर बन जाए और वो कहे कि मैं इतनी बड़ी देखें साइजेस का आप देखें ना, साइज आर्मी सही इज मेनी टाइम्स लार्जर, बहुत बड़ी फौज है एयरफोर्स के मुकाबले में और नेवी के मुकाबले में। तो इसको कमांड के इसमें आ जाना या एग्जीक्यूटिव पोजीशन में आ जाना ठीक, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इसको स्पेसिफाई ना करना अच्छा था। कि जैसे इन हाँ हालात में, जैसे पहले जनरल मुशर्रफ भी दोनों हैट्स पहन चुके थे, जी ये भी कहते हैं कि जी ये एक नया ओहदा कायम किया गया और इसमें जो आर्मी चीफ है वही होगा, बस यहाँ छोड़ देते हैं और ये ना कहते कि वही हुआ करेगा हाँ हमेशा। ये कहते हैं कि मौजूदा हालात में ये आर्मी चीफ होगा। और इसमें एक और चीज है कि देखें जिस तरीके से वॉरफेयर के तौर तरीके बदल रहे हैं, आपने देखा कि क्या हो रहा है, क्या हुआ, कितनी दूर से जंग हो रही थी ईरान की और इजराइल इजराइल की, की। और तमाम की तमाम जंग हवाई जंग थी। या मिसाइल आ रहे थे, या जहाज आ रहे थे, या ड्रोन आ रहे थे। और ड्रोन वॉरफेयर और फिर साइबर वॉरफेयर और स्पेस वॉरफेयर, इस किस्म की चीजें जो है ना वो उनके उनका दौर है आजकल। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि यस, अच्छा, इट शुड हैव बीन लेफ्ट ओपन। लोधी साहब एक इन चीज हालात में जो चूंकि हम एक टेररिज्म। चीज जी जिसके हवाले से लोग बड़े कंफ्यूज हैं और उस पर बहुत ज़्यादा स्पेकुलेशन हो रही है। उसकी वजह ये है कि वो एम्बिग्यूटी क्लियर नहीं की गई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में भी और जो मौजूदा कवानीन है उसमें भी, कि जो सीडीएफ होगा, आपने कहा वो चीफ एग्जेक्टिव होगा, एग्जेक्टिव हेड होगा ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। तो एज एन एग्जेक्टिव हेड क्या वो एयर फोर्स के अंदर और नेवल फोर्स के अंदर तकर्रियाँ, तबादले, प्रमोशंस, उस पर भी असरअंदाज होगा? क्या फाइनल से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की होगी अब? ये ज़रूरी नहीं है। वो मैं बल्कि ये कहूँगा आपके प्लेटफ़ॉर्म के तौसत से कि जितने भी एनालिस्ट हैं उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीज़ें हैं जो कि लिखी हुई हैं, जो सामने है, जिसपे हम बात, जैसे अभी हमने बात की है मुख्तलिफ चीज़, ये सारी चीज़ें जो हम बात कर रहे हैं वो हैं जो लिखी हुई हैं। एक आपने भी हम जब प्रोग्राम शुरू करने से आप बात कर रहे थे कि इंस्ट्रक्शन जिसको कहते हैं रूल्स ऑफ बिज़नेस, ये तो बन गया ना एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न हो गया, लॉ हो गया। ठीक है। इसमें अब तीनों फोर्सेस के रूल्स ऑफ बिजनेस बनेंगे। एग्जैक्टली। उसमें ये तय होगा कि कौन क्या करेगा। मेरा अपना ख्याल ये है कि यहाँ तक ये मामला नहीं जाएगा और ये एक स्पेकुलेशन है कि जी शायद वो तकर्रियाँ भी करेंगे और प्रमोशन भी करेंगे। आई थिंक ही विल ओनली वो अपने आप को ऑपरेशंस वॉर और वॉर गेमिंग ऑपरेशन तक की महदूद होगा। एग्जीक्यूशन और ये कोऑर्डिनेशन होगा। तक रखेंगे जी। आइन बदल गया, कानून के अंदर चीज़ें आ जाएंगी, तो एक नया नोटिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा
इसको ऑपरेशनल इफेक्ट देने के लिए, और वो जो नोटिफिकेशन होगा वो जब से लागू होगा, जब से इजरा होगा, उससे 5 साल के लिए होगा। यानी कि जब भी ये नोटिफिकेशन लागू होगा, फिर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत उस दिन से 5 साल काउंट की जाएगी। क्या ये ऐसा ही है? आर्मी चीफ का जो ओहदा है उसकी 5 साल मुद्दत है, और वो हमें मालूम है कि 3 साल होने वाले हैं और 2 साल मज़ीद रहते हैं। और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स जो है, ये कहा गया है कि जो भी आर्मी चीफ होगा, वही चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होगा। तो इसकी कोई मुद्दत जो है अलग से ना इसको रखने की ज़रूरत है, ना मेरा ख़्याल ये स्पेकुलेट किया जा सकता है। जब तक ये चीफ रहेंगे उस वक़्त तक वो सीडीएफ भी रहेंगे। आप यूँ समझें, ऐसा नहीं है कि सीडीएफ के लिए अलग से एक टेन्योर होगा और फिर ये कहा जाए कि जी अब चूँकि सीडीएफ का टेन्योर बढ़ गया तो लिहाज़ा आर्मी चीफ का टेन्योर भी बढ़ गया। मेरा ख़्याल ऐसा नहीं होगा। ये इसका इसक इस ये नथी रहेगा आर्मी चीफ के टेन्योर के साथ। इसको अलग से इसका टेन्योर मेरे अपने अंदाज़े में ना ज़रूरत है, ना शायद होगा। अच्छा जनरल साहब, एक जो बात अब और हो रही है वो ये कि अगर हम आज की ग्राउंड सिचुएशन देखें, 27 नवंबर को जब जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की कमान छोड़ देंगे, उहदा अबॉलिश हो जाएगा, उसके बाद पाकिस्तान फ़ौज में सिर्फ एक 5 स्टार जनरल यानी फील्ड मार्शल रहेंगे, और उसके बाद नीचे सारे 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल्स होंगे, और कोई 4 स्टार जनरल नहीं होगा, जो कि आमतौर पे 2 4 स्टार जनरल होते थे। तो उन 2 जो 4 स्टार जनरल की पोजीशंस खाली होंगी, वो हम कैसे फिल करेंगे? और अगर वो फिल नहीं होती, तो फ़ौज के अंदर जो एक तरक्की का निज़ाम होता है, जो एक उनकी प्रमोशन जो रिक्वायर्ड होती है, और एक लेजिटिमेट उनकी होप होती है बनने की, तो वो मुतासर नहीं होगा? जी, इसका जवाब काफ़ी आसान है मेरे लिए, क्योंकि हम्म। पहले भी इस किस्म की अरेंजमेंट हो चुकी हैं। एक तो एक 4 स्टार स्लॉट निकाला जा सकता है फ़ौज में वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। ये पहले भी हो चुका है। एग्जैक्टली, जब जनरल भी इस यूसुफ किस्म रह का चुके हैं, जनरल अरेंजमेंट ज्ञानी होता रह है। चुके हैं। जी, जी। जी, जब आप लंबा कोई टेन्योर हो जाए चीफ का, तो फिर इस चीज़ को जिसका आप ज़िक्र कर रहे हैं इसका मुदावा करने के लिए, और एक और मेरा अंदाज़ा है, गो के मैं कह रहा हूँ कि हमें स्पेकुलेशन नहीं करनी चाहिए, लेकिन एक स्पेकुलेशन मैं भी कर देता हूँ। वो ये है कि ये जो स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड है, हम्म। ये हो सकता है एक 4 स्टार को दे दी जाए। तो ऐन मुमकिन है कि एक 4 स्टार के बजाय आपको फ़ौज में 2 4 स्टार मिल जाएँ। एक वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और एक ये जो स्ट्रेटेजिक कमांडर होंगे। एक चीज़ का मैं यहाँ ज़िक्र करना ज़रूरी समझूँगा कि चलें, ये जो सीडीएफ वाला मामला है, इस पर तो कुछ कहा जा सकता है कि जी चूँकि आर्मी का साइज़ भी है और वो सब कुछ है, तो आर्मी चीफ को ही होना चाहिए। लेकिन ये जो कमांडर ऑफ स्ट्रेटेजिक फोर्सेस हैं, ये क्योंकि एयरफोर्स में भी स्ट्रेटेजिक कमांड है, नेवी में भी है, आर्मी में भी है, उनके अपने-अपने प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, अपने-अपने तरीके हैं। इसको तो हर हालत में रोटेशन पे रखना चाहिए था। लेकिन फ़िलहाल मेरा ख़्याल है ये जो स्पेसिफ़िक किया गया, इसीलिए किया गया एग्ज़ैक्टली जिसका आपने ज़िक्र किया है, कि ताकि फ़ौज में ये एहसास पैदा ना हो कि अब हमारे 4 स्टार का क्या बनेगा। तो वो मेरा ख़्याल है कि जो फ़ौजी ये सोच रहे होंगे वो फ़िक्र ना करें, अच्छा। 2 और 4 स्टार आ जाएँगे। इसका वैसे ये जो हुआ, तो कुछ जो दफ़ाई तज़ियाकार है उनका ये कहना है कि ये ओहदा क्योंकि डीजी स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीज़न को एक तरह से सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तो एसपीडी हमेशा उसकी कमांड भी आर्मी ऑफिसर्स के पास रही है, तो इसलिए वो कहते हैं कि ये तो कोई नई बात तो नहीं है। नहीं, उसमें ये है कि जो एसपीडी का रोल है और एसपीडी के कमांडर का रोल है, वो कमांड का नहीं है। वो बिल्कुल आप समझें कि अलग ही एक चीज़ है, वो डेवलपमेंटल के साथ उसका ज़्यादा ताल्लुक है, तो हाउ टू एसपीडी का डेवलप। अभी एसपीडी बरकरार रहेगा आपके ख्याल में? जी, मुझे लगता है कि एसपीडी रहेगा, रह सकता है। और ये जो नई कमांड बनी है, इसके अंदर मुझे यूँ लगता है कि शायद 3 कमांड जो हैं, एयर फोर्स की स्ट्रेटेजिक कमांड, नेवी की स्ट्रेटेजिक कमांड, आर्मी की स्ट्रेटेजिक कमांड, ये सब उसके नीचे आ जाएँगे। इसमें मैं आपको एक वजह ज़रूर बता सकता हूँ कि इसको इकट्ठा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। एक तो हम बड़े सेंसिटिव टाइम में से गुज़रे हैं, आप जानते हैं इस बात को। ये जो स्ट्रेटेजिक एसेट्स होते हैं, इनके ऊपर 2 किस्म का कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। एक को कहते हैं पॉज़िटिव कंट्रोल, एक को कहते हैं नेगेटिव कंट्रोल। पॉज़िटिव कंट्रोल का ये मतलब है कि जब आप कोई मिसाइल चलाना चाहें,
तो वो ज़रूर चले और कोई रुकावट उसमें पैदा ना हो। सही। कोई इंडिविजुअल रुकावट पैदा ना कर सके, कोई दरमियान में रुकावट ना हो। ये पॉज़िटिव कंट्रोल। नेगेटिव कंट्रोल ये है कि जब आप मिसाइल ना चलाना चाहें, तो ऐसा ना हो कि कोई रोग एलिमेंट जो है उसको चला दे अपने टेक ओवर तौर पे कर ले। वो करके। हुँ। तो इसलिए शायद उसको ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए इसकी ज़रूरत है, लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि कम से कम ये ओहदा जो है, ये रोटेशन की बेसिस पर होना चाहिए। इसको आर्मी स्पेसिफिक बनाने की मेरा ख़्याल कतई कोई ज़रूरत नहीं थी। अच्छा नईम साहब क्योंकि 5 स्टार अब 5 स्टार ऑफिसर के पास काफ़ी ज़्यादा पावर मतलब दी गई है तो अगर उनके खिलाफ कोई सीरियस टाइप के इल्ज़ामात हो तो आपके ख्याल से क्या ट्रांसपेरेंट कार्रवाई हो सकती है इनके खिलाफ जो भी होते हैं? देखें जो जब तक तो वो चीफ हैं और जब तक वो सीडीएफ रहेंगे, उस वक़्त तक तो कोई मिसाल है ही नहीं हमारी फ़ौज में कि किसी आप देखें कि कितने बड़े-बड़े सानियात हुए हैं पाकिस्तान के साथ। हुँ, जब ये अलग हुआ erstwhile पाकिस्तान ईस्ट पाकिस्तान जी, और जी, जी। बांग्लादेश बना, उससे बड़ी क्या बात हो सकती थी? तो किसी ने पूछा याहिया खान को या कोई पूछ पाया? अयूब खान साहब ने जो तब्दीलियाँ की पूरे सिस्टम में, तो क्या कोई पूछ पाया? तो मेरा ख़्याल जब तक तो कोई पावर में है पाकिस्तान में ये रिवाज नहीं है कि कोई भी उनको कुछ कह सके। सही। अलबत्ता जो बात की बात है उसके बारे में इट ऑल डिपेंड्स लतीफ़ साहब चाहे लेकिन कोई इम्यूनिटी ले ले। जी। आपने कहा बात की बात है उस हवाले से भी लोगों के ज़हन में सवाल है कि अब लिख दिया गया है कि जो फील्ड मार्शल है ही विल रिटेन द रैंक प्रिविलेजेस एंड रिमेन इन यूनिफॉर्म फॉर लाइफ। तो जब वो यूनिफॉर्म में रह रहा है फॉर लाइफ तो एक यूनिफॉर्म ऑफिसर के खिलाफ तो वैसे भी फिर जो बाकी मामलात हैं अगर हम देखें तो वो तो कार्रवाई फिर नहीं हो सकती। देखें ना आर्टिकल 6 की कार्रवाई हो सकती है ना कोई और कार्रवाई हो सकती है तो उसका सिर्फ और सिर्फ कोर्ट मार्शल ही फिर हो सकता है। तो वो ये हाँ जी, तब्दीली अपने से सीनियर का कोर्ट मार्शल भी बड़ा मुश्किल मेरा अपना ख़्याल मेरा अंदाज़ा ये है कि ये वाली जो शिक है, इम्यूनिटी फॉर लाइफ वाली एक तो है ना कि फॉर लाइफ टाइम रैंक वो तो हुँ, पूरी दुनिया में रिवाज है कि जो भी एग्ज़ैक्टली। फील्ड मार्शल बन जाता है, वो लाइफ टाइम रैंक होता है। लेकिन कमांड छोड़नी पड़ती है उसको, ये नहीं इसका मतलब कि वो कमांड अच्छा। नहीं, वो तो बिल्कुल यहाँ लिखा भी हुआ है कि कमांड नहीं छोड़ेगा लेकिन और ये आपने कहा कि ये फॉर लाइफ होता है और ये इट्स अ पब्लिक नॉलेज अब तो काफ़ी। लेकिन ये लिखना कि वो इन यूनिफॉर्म फॉर लाइफ रहेगा ये जी, बल्कि बल्कि मैं अगर एक चीज़ ऐड कर दूँ जी, जी। कि वो लोग जो बहुत आगे बढ़-बढ़ के सैल्यूट करते हैं घोड़े पे बैठे शख्स को, वही लोग उस गिरे हुए घोड़े को बहुत किक्कें मारते हैं जब वो गिर जाता है और ये मिसाल आप कुछ चंद मिसालें आपके सामने हैं। हुँ, जनरल मुशर्रफ की मिसाल आपके सामने है, जनरल जी। बाजवा की मिसाल आपके सामने है। बिल्कुल। तो मेरा नहीं ख्याल ये कोई गारंटी नहीं है। ये इम्यूनिटी जो है ना लाइफ टाइम इम्यूनिटी एक तो मुझे लगता है कि शायद ये चैलेंज हो जाएगी। कुछ अरसे के बाद अगर अभी ना भी हुई, शायद अभी भी चैलेंज भी कर दे क्योंकि कहीं से ये फतवा आया है कि ये इस्लामी इंजंक्शंस के खिलाफ है। एग्ज़ैक्टली। अच्छा, तो इसकी कोई मैं नहीं समझता कि इट विल रिमेन इफेक्टिव द मोमेंट कमांड इज़ एंडेड। इंटरेस्टिंग। ठीक है। अच्छा बिल्कुल लास्टली मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाह रहा हूँ और वो हम थोड़ा सा सम अप करते हैं। ये जो तरमीम पेश की गई को तो हुकूमत के लोगों ने कहा क्योंकि फील्ड मार्शल का रैंक दे दिया गया था, उसकी कोई आईनी शक्ल मौजूद नहीं थी, आईनी गारंटी मौजूद नहीं थी, तो वो देना बड़ा ज़रूरी था। तो देखें जब उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया और पाकिस्तान आर्मी के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसके मुताबिक ही बनाया गया जो आई थिंक 199 है रूल्स पाकिस्तान आर्मी का, जी। उसमें गिवन है कि बनाया जा सकता है। तो ये आप समझते हैं कि ये कोई मंतक है कि जी हमारे पास आर्मी ये फील्ड मार्शल के रैंक की को कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी देना ज़रूरी थी? क्या वाकई ऐसी ज़रूरत थी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी की ज़रूरत थी? क्या दुनिया के किसी और मुल्क में भी ऐसे होता है? बिल्कुल कोई गारंटी की ज़रूरत इसलिए नहीं थी कि असल ओहदा तो है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। जो पावर आपकी सारी आपके हाथ में है दैट इज़ बिकॉज़ ऑफ बीइंग चीफ ऑफ द आर्मी। तो ये तो आप यूँ समझें कि पावर को और कंसंट्रेट किया गया है। इसका फील्ड मार्शल के ओहदे से कोई ताल्लुक नहीं है। मिसाल के तौर पर अगर ये कह दिया आसान तरीन बात ये थी मेरी नज़र में अगर सिर्फ़ ये काम करना होता तो ये हो सकता था क्योंकि ये भी है ना कि भी ऐसा ना हो कि चेयरमैन जो है वो जूनियर हो और आर्मी चीफ सीनियर हो। तो इसका बेहतरीन हल ये था कि ये कह दिया जाता कि जब तक कोई फील्ड मार्शल आर्मी चीफ है तो वो चेयरमैन जॉइंट ऑफ चीफ स्टाफ भी ही रहेगा। बस बात खत्म।
दैट वाज़ द एंड ऑफ इट। किसी बड़ी तरमीम की ज़रूरत नहीं थी, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। तो इसका मकसद सिर्फ़ इसको कोई ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देना नहीं था। इसके मकासद और भी हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया जनरल लोधी साहब, आपने बहुत तफ़सील से ये जो हालिया तरमीम हुई है, उसके क्या असरात हो सकते हैं, उसका पॉजिटिव इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, नेगेटिव इफ़ेक्ट क्या हो सकता है, आर्मी और दीगर अफ़वाज का जो है निज़ाम उससे किस तरह से मुतासिर होगा या स्ट्रीमलाइन होगा, उसके हवाले से आपने बहुत सैर हासिल गुफ्तगू की। थैंक यू सो मच। हम बात करेंगे खैबर पख्तूनख्वा की, जहाँ पे HRCP की फैक्ट फाइंडिंग मिशन ने ये पता किया है कि ना सिर्फ दहशतगर्दी वहाँ पे फैल रही है, बल्कि उसके नतीजे में लॉ एंड ऑर्डर भी इंक्रीज़ हुआ है और सिविलियंस के अंदर जो एक खौफ की फीलिंग है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। हमें इस रिपोर्ट के अंदर ये पता चला कि जो टेररिस्ट इंसिडेंट्स पिछले साल पाकिस्तान में हुए, उसके 2/3 इंसिडेंट्स सिर्फ़ और सिर्फ KP में हुए, ख़ास तौर से फाटा के एरिया में। फाटा का जो इलाका है, जो फॉर्मर फाटा एरियाज़ हैं, जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स कहलाते हैं अब वो वैसे ही टर्मोइल से गुजर रहे हैं। उनकी एक्सेप्टेंस के अंदर इश्यूज़ आ रहे हैं, उनके शहरी प्रोटेस्ट करते आए हैं पिछले 1-2 साल से और लेकिन साथ में वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हुई है, वहाँ पे टेररिज्म और मिलिटेंसी की भी प्रेजेंस है। तो ये सारे इश्यूज़ अभी भी KP को प्लेग कर रहे हैं। एक साइड पे तो ये हो रहा है, दूसरी साइड पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पुलिस है, उनकी जो इस लॉ एंड ऑर्डर में डिसीजन मेकिंग के जो रोल होता है वो उनसे अलग हो गए हैं, उनसे अलग कर दिया गया है उनको। इस मौजू पर हमारे साथ हैं मुनीज़ जहांगीर साहिबा, जो कि को चेयरपर्सन है ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान की। वेलकम टू द शो मुनीज़ साहिबा। हमें बताइए, वहाँ पे जब आप फैक्ट फाइंडिंग के लिए गई KP के एरिया में, तो वहाँ पे आपने क्या देखा, क्या सूरत हाल थी, ख़ास तौर से लॉ एंड ऑर्डर टेररिज्म को लेके क्या सिचुएशन थी और जो शहरी थे उनके अंदर इस वक्त क्या फीलिंग है? देखिए ज़री हम जब गए तो वहाँ पे ज़्यादातर जो लोग थे वो मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ थे। चाहे हम किसी भी पॉलिटिकल जमात से मिल रहे थे या कि हम अदालतों के अंदर जा रहे थे, वुकला से मिल रहे थे, सिविल सोसाइटी से मिल रहे थे, जर्नलिस्ट से मिल रहे थे और उनका एक रीज़न था, एक वजह थी। वो इसलिए नहीं चूँकि वो तालिबान के साथ हैं, वो इसलिए मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ हैं, चूँकि जो मिलिट्री ऑपरेशन माज़ी के अंदर हुए हैं अ, वो रिज़ल्ट नहीं आया जिसकी वो तवक्को करते थे। उनको अपने घरों से नकल मकानी करनी पड़ी, चाहे वो वज़ीरिस्तान का इलाका हो, बाजौर का इलाका हो, औरकज़ई का इलाका हो, इन तमाम इलाकों से उनको निकलना पड़ा और जब वो वापस आए तो उन्होंने अपने घरों को उसी तरह तबाहकुन हाल में पाया। जबकि उनको ये वादा किया गया था कि जी आपके घर बनाने के लिए हम आपको रकम देंगे, हम आपकी मदद करेंगे, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर सबसे बड़ी जो डिसअपॉइंटमेंट उनके लिए थी, वो ये थी कि पसे पर्दा डील्स की गई, तालिबान के साथ डील्स की गई और उस डील्स के ज़रिए उन जेट ब्लैक टेररिस्ट को रिलीज़ किया गया, जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उन्होंने उनके बच्चों को APS में मारा था। जी। तो उन्होंने ये सवाल किया कि ना कि आपने उनको रिलीज़ किया, आपने उनसे माफ़ी माँगी, आपने उनको रकम दी, आपने उनको वेपन्स दिए और आपने उनको बाइज़्ज़त बरी कर दिया, तो फिर आपने मिलिट्री कोर्ट्स किस चीज़ के लिए बनाए थे? वहाँ के लोगों ने ये पूछा। जहाँ तक सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल की बात आपने की, तो देखिए एक सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल बन जाती है, ज़ाहिर है जब आप एक फ्लैश पॉइंट के अंदर हो। मगर जब आपकी स्टेट एक सिक्योरिटी स्टेट हो, तो फिर और भी मुश्किलात का सामना सिटिज़न्स को करना पड़ता है। हमने देखा कि वहाँ पे गैर मामूली इक़दामात उठाए गए, जिस तरह के एक्शन इन एड ऑफ सिविल पावर नाफ़िज़ किया गया 2019 के अंदर और उसके अंदर उसको बार-बार फिर एक्सटेंड करते गए। वो 2019 से तो पहले से ही वो नाफ़िज़ हुआ हुआ था। वो बार-बार उसको वापस लाते थे, एक्सटेंड फिर होते उसको रहे। ख़त्म करते थे, फिर वो वापस लाते थे मगर उसके नतीजे के अंदर इंटर्नमेंट सेंटर्स जो थे, उनको लीगल कवर मिल गया। इंटर्नमेंट सेंटर्स वहाँ पे पहले से ही मौजूद थे, चाहे वो स्वात में हो, चाहे और जगह हो और वहाँ पे उन लोगों को लेके जाया जाता था जिनको ये अदालतों के अंदर प्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। इसलिए चूँकि उनके खिलाफ कोई एविडेंस नहीं थी, कोई क्रेडिबल एविडेंस नहीं थी, कोई क कई लोगों के ऊपर तो चार्जशीट भी नहीं थी और उनको ये भी नहीं मालूम था कि वो इंटर्नमेंट सेंटर्स में कैसे पड़े हुए हैं। देखिए, हमने बलूचिस्तान में भी फैक्ट फाइंडिंग मिशन किया और वहाँ पे एग्ज़ैक्टली। लापता अफ़राद बहुत बड़ा इश्यू था। मगर जब हम खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गए तो लोगों ने हमसे ये कहा कि जी, क्या यहाँ पे लापता अफ़राद नहीं होते? तो वहाँ पे बड़ी तादाद में ऐसे लोग थे जो लापता थे और फिर बाद में उनको इंटर्नमेंट सेंटर्स में पाया गया और मैंने तो कुछ लोगों का इंटरव्यू किया, कुछ फैमिलीज़ का इंटरव्यू किया जिन्होंने कहा कि हमें ये बताया गया है, बाकी फैमिलीज़ ने बताया है
कि आपका जो बच्चा है, हमने उसको वो उसकी लाश बरामद हुई है इंटरमेंट सेंटर में, हम आपको इसी कंडीशन के ऊपर हैंड ओवर करेंगे कि जब आपको ये लाश मिले तो आप खामोशी से आपने इसको दफनाना है, आपने इसके ऊपर कोई एफआईआर नहीं करनी। तो उस कंडीशन के ऊपर लोगों को अपने बच्चों की लाशें सही। इंटरमेंट सेंटर्स में मिली। जी। अच्छा मुनीज़ा साहिबा, आपने बात की एक्शन इन नीड ऑफ सिविल पावर के कानून की, इंटरनेट सेंटर्स की, लेकिन हम देखते हैं कि तहरीक इंसाफ बतौर सियासी जमात वो ये मौक़िफ़ अपनाए हुए है कि ये कानून रिवर्स होना चाहिए। उधर उनकी हुकूमत है, बड़ी ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है असम्बली के अंदर। ऑल्दो कि आपने जो जब ये मिशन गया था तो तब एक और सूबाई हुकूमत थी, एक और वज़ीर आला थे अली अमीन गंडापुर, और अब हुकूमत चेंज हो गई है। उनकी इंटेंशन को आपने किस तरह देखा? क्या वो करना चाह रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे? या आपको लगता है कि शायद इस चीज़ पे वो कहीं न कहीं बार्गेनिंग करने को तैयार हैं विद द एस्टेब्लिशमेंट? देखिए, इट विल बी टू हार्श फॉर मी एमर टू से कि जो पीटीआई है वो चाहती है कि वहाँ पे इंटर्नमेंट सेंटर्स हो, वो चाहते हैं कि वहाँ पे एक्शन इन नीड ऑफ सिविल पावर हो, इसलिए चूंकि उनके अपने ही लोग उठाए जा रहे हैं और बगैर किसी गुनाह के, बगैर किसी, चले हम गुनाह तो नहीं कह सकते मगर ये तो कह ठीक। सकते हैं कि बगैर किसी पुख्ता शवाहिद के उनको आप अकूबत खानों में रख रहे हैं। और यही पार्टी अपने आप को इंसाफ की पार्टी कहती है और यही पार्टी कहती है हमें राइट टू फेयर ट्रायल दो इस्लामाबाद के अंदर, यही पार्टी कहती है हमें जो है हमें आज़ादी होनी चाहिए अपने राय की। तो अब सवाल ये उठता है कि कोई भी सियासी जमात ये चाहेगी नहीं। क्या इन्होंने साथ दिया इस्टेब्लिशमेंट का? तो उसका मैं आपको छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। हमने एक ऐसे शख्स का इंटरव्यू किया जिनका ताल्लुक पीटीएम से था हुँ। और हमें ये बताया गया कि इस शख्स को एक डीएसपी ने अरेस्ट किया। और अच्छा। फिर उस डीएसपी की से इंटेलिजेंस एजेंसीज उस शख्स को ले गई और फिर वो लापता हो गया। उसके ऊपर अदालत ने नोटिस लिया और डीएसपी को नोटिस भी भेजा। अदालत ने अपना काम किया मगर उस शख्स को वो बरामद करने में कामयाब नहीं हुए। फिर यही इशू, इसी शख्स का नाम लेके हम गए चीफ मिनिस्टर के पास और हमने उनको कहा कि जी ये शख्स इस तरह लापता हो गया था, इसके ऊपर तो अदालत ने भी नोटिस लिया था, तो ये कहाँ है? तो उस वक़्त चीफ मिनिस्टर जो थे अली अमीन गंडापुर साहब थे और उन्होंने इसका नोटिस लिया और कुछ ही हफ्तों के बाद, 1-2 हफ्तों के बाद वो शख्स जो है वो बरामद हो गया। अब सवाल ये है कि फिर इसका मतलब यही है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये काम कर सकती है, वो लोगों को बरामद कर सकती है अगर वो चाहे। मगर बिल्कुल। ये तो नहीं हो सकता कि हर दफ़ा एचआरसीपी फैक्ट फाइंडिंग मिशन लेके जाए और तभी लोग बरामद हुए। तो मैंने ये देखा है कि सियासतदान जब उन्होंने अपनी पावर पॉलिटिक्स खेलनी होती है तब तो वो आगे बढ़ चढ़ के लड़ झगड़ के खेल लेते हैं। मगर जब अपने लोगों की बात आए, अपने लोगों की फेयर ट्रायल की बात आए, राइट टू लाइफ की बात आए, तो वहाँ पे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते हैं। अच्छा, ये भी रिपोर्ट में वाज़ेह किया गया है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस अब शहरी निगरानी के बगैर हो रहे हैं। तो क्या कभी ऐसा हुआ है कि निगरानी के साथ हुए हों, शहरी निगरानी के साथ? देखिए, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस इसका मतलब ये है कि जब मैंने चीफ मिनिस्टर साहब से भी पूछा कि जी ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के बारे में आपको क्या पता है, कैसे ऑपरेशंस हो रहे हैं? खास तौर पे मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने तिरा का इंसिडेंट तभी हुआ था जब आपको याद हो कि उसके अंदर मेरा ख्याल है 12 बच्चे जो थे वो हलाक हुए थे अगर मैं एग्ज़ैक्टली। गलत नहीं हूँ। जी, 12 बच्चे हलाक हुए थे। एग्ज़ैक्टली। तो उस हवाले से मैंने उनसे पूछा था कि आपको क्या बताया गया था कि ये ऑपरेशन हो रहा है? तो उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कोई काफ़ी टाइम, मेरा ख़्याल है आधा घंटा वो गुफ्तगू करते रहे और फिर जब मैंने बार-बार ये सवाल किया तो उन्होंने ये कहा कि हमें कौन बताता है कि ये ऑपरेशन करने जा रहे हैं कि नहीं करने जा रहे हैं। तो अ ऑन द वन हैंड उन्होंने जस्टिफाई किया और कहा कि देखिए वहाँ पे एक ऐसे हालात बन गए थे कि फ़ौजियों के ऊपर मोर्टार शेल्स मारे जा रहे थे। उनको नहीं पता था कि ये कहाँ से आ रहे हैं, उनके ऊपर अटैक किया जा रहा था। तो इसके नतीजे के अंदर ये हादसा हुआ। सो उन्होंने उसको जस्टिफाई भी किया और फिर ये भी कहा कि मुझे बताता, और हमें उन्होंने कहा कि फ्रस्ट्रेट होके हमें कौन बताता है? अच्छा, आपकी रिपोर्ट में एक और चीज़ है कि आप लोगों ने लिखा कि आप लोगों की मुलाकात हुई द स्पेशल सेक्रेटरी ऑफ द होम एंड ट्राइबल अफेयर्स डिपार्टमेंट शगुफ्ता नवीद। शी confirmed that the operational details are often withheld by the military for security reasons। तो कहीं पुलिस से भी आपकी मुलाकात हुई, सिविल ब्यूरोक्रेसी से भी हुई, कहीं आपको ये लगा कि जो कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्ड है इस तरह के सिक्योरिटी ऑपरेशंस करने में ताकि जिसमें कोलैटरल डैमेज कम से कम हो,
वो तो कोई इस तरह का कोई कोऑर्डिनेशन आपस में है सिविल आर्म फोर्सेस और आर्म फोर्सेस की? देखिए जी, इस तरह की कोऑर्डिनेशन का तो हमें फुकदान ही नज़र आया। अगर आप रिपोर्ट देखें तो उस हवाले राइट। से हमने इसका इशारा भी किया हुआ है कि इसका फुकदान ही हमें नज़र आया। और इसलिए भी चूँकि कई जगहों के ऊपर ये भी कहा जाता था कि जी, और बार-बार पुलिस कहती थी कि जी जितनी वसाइल आर्मी के पास हैं, हमारे पास वो वसाइल नहीं हैं। ये हमने सिर्फ़ खैबर पख्तूनख्वा में बात नहीं सुनी, ये जब हम बलूचिस्तान में फैक्ट फाइंडिंग करने गए थे, तो वहाँ पे तो पुलिस ने हमें बहुत डिटेल्ड ब्रीफिंग दी थी और एग्जैक्टली। उसके अंदर उन्होंने ये वाज़े तौर पे कहा था कि जहाँ आप पुलिस को हटा देते हैं और आप पैरामिलिट्री फ़ोर्स को या किसी और फ़ोर्स को ले आते हैं, तो वहाँ पे तो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस होंगी। तो आपको लगता है कि केपी में भी अगर सिविल आर्म फोर्सेस पुलिस को अगर बाइख्तियार बनाया जाए या उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ में इजाफा किया जाए, तो जो भी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो आपको लगता है कि उनके पुलिस को लगता है कि वो ज़्यादा बेहतर हो सकेगा अगर वो लीड में आए तो? जी अहमद, मुझे बिल्कुल लगता है कि वो बेहतर होगा और इसी वजह से जो जिरगा हुआ है, कौमी जिरगा हुआ है, उसके एग्जैक्टली। अंदर आप अगर कलेक्टिव राय, कलेक्टिव विज़डम के अंदर अगर आप यकीन करते हैं और जमहूरियत में यकीन करते हैं, तो उसके अंदर भी यही राय थी कि अगर आप पुलिस को इस्तेमाल करेंगे, तो बेहतर आपकी सिक्योरिटी मामलात जो हैं, आप उनको देख सकेंगे। और उसकी वजह ये भी है कि पुलिस जो है, वो अवाम के अंदर रहती है और उनको पता है कि अवाम के साथ डील कैसे करना है। और उनकी अकाउंटेबिलिटी भी होती है, ये भी बहुत ज़रूरी एग्जैक्टली। बात है। जो फ़ौज है उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती है। दूसरी बात ये है कि बहुत अरसे से अहमद फ़ौज वहाँ पे मौजूद है और वहाँ पे बहुत अरसे से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रहे हैं। मावरा अदालत कत्ल हो रहा है, वहाँ से लोग लापता हो रहे हैं और इसी वजह से लोग उनको डिस्ट्रस्ट करते हैं। एक ट्रस्ट फैक्टर नहीं है फ़ौज के साथ। बल्कि यहाँ तक हमने कई लोगों को ये कहते हुए सुना कि जो तालिबान हैं उनकी पुष्पनाही फ़ौज करते हैं। अब वो क्या गलत है या ये बात सही है, ये तो एक अलग बहस है। मगर क्या लोग इस बात को कहते हैं? बिल्कुल कहते हैं। क्या लोग इस बात को बार-बार कहते हैं और कई जलसों में कहते हैं, सियासी जमातें कहती हैं, वकील कहते हैं, सिविल सोसाइटी कहते हैं, ये तमाम लोग इस बात को कहते हैं। इसका मतलब ये है कि डिस्ट्रस्ट है। तो मैं ये समझती हूँ कि ज़रूरी ये है कि जो पुलिस है, वो ही उस इलाके की जो है उस एरिया को पुलिस करे। मगर जो इस वक़्त जिस तरीके से मामलात आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये तो बड़ा मुश्किल होगा और हमने ये भी देखा है। अहमद, मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि बहुत अरसा पहले जब वज़ीरिस्तान के अंदर जनरल मुशर्रफ के दौर के अंदर तेज़ी हुई मिलिट्री ऑपरेशन के अंदर, तो वहाँ पे एक पंजाब से आए हुए थे कैप्टन और वो बड़ी बुरी तरह ज़ख्मी थे। मैं उनको इंटरव्यू करने गई तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ज़ुबान भी नहीं आती थी और जब मुझे तालिबान ने एम्बुश किया, तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैंने करना क्या है। आई कुड नॉट लीड द प्लेटून बिकॉज़ आई डिडन्ट नो द लैंग्वेज एंड दे एग्जैक्टली। डिडन्ट अंडरस्टैंड माय लैंग्वेज। तो वो बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हुए। तो मैं समझती हूँ उनकी अपनी सिक्योरिटी के लिए भी ये बेहतर है कि ये एरिया जो है, ये पुलिस ही गवर्न करे या पुलिस की जुरिस्डिक्शन में हो। अच्छा, इसी हवाले से जो आप बात कर रही थी अभी कि इसी हवाले से एक कमेंट अभी रिसेंटली मोहसिन नकवी साहब ने दिया था और उन्होंने कुछ इस तरह की बात कही थी कि पश्तून्स शुड स्टैंड विद अगेंस्ट द टेररिस्ट और ये बात का शदीद रद्द अमल वहाँ पे हुआ था। उन्होंने कहा था कि नई स्टेट पॉलिसीज़ की वजह से तालिबानाइजेशन है। तो ये बात आपकी इस बात से थोड़ी सी रिलेट भी करती है कि वहाँ पे क्योंकि हम ये भी देख रहे हैं कि वज़ीरिस्तान में प्रोटेस्ट हुए हैं एंटी मिलिटेंसी और उसी तरह से जानी खेल में प्रोटेस्ट हुए हैं और प्रोटेस्ट होते चले आ रहे हैं। तो ये कैसे कह सकते हैं मोहसिन नकवी साहब, और आप वहाँ पे गईं तो आपने क्या देखा है इस हवाले से? जी। सो ये ज़ाहिर है वहाँ पे लोग उसको उनको समझेंगे कि वो रेसिस्ट हैं। क्या उनको बादशाह खान की आइडियोलॉजी के बारे में नहीं पता? वो तो हिंदुस्तान में भी लोगों को पता है कि उनकी क्या आइडियोलॉजी थी और अब जो नई पौध वहाँ पे उठी है, उन्होंने किस तरह से अमन पसून सबको पता है कि उन्होंने वहाँ पे कितने बड़े-बड़े जलसे हुए हैं और सबसे बड़े जो जलसे हुए हैं, वो अमन के लिए हुए हैं। अच्छा, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। हमने ये जो आपने बात की कि मिलिटेंसी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैल रही है और फैल चुकी है, उसका ओवरऑल सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है? क्योंकि हमने देखा है कि वहाँ पे ट्रांसजेंडर्स के ख़िलाफ़ वायलेंस के केसेस में इजाफा हुआ है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के केसेस में इजाफा हो रहा है, एक आम तौर पे ख़वातीन के ख़िलाफ़ पुरतशद्दुद रवैयों में इजाफा हुआ है। तो ओवरऑल आपको लग रहा है कि सोसाइटी जो है वो ज़्यादा वायलेंट हो रही है उधर, और ख़ास तौर पे ये जो मार्जिनलाइज़ तबके हैं, हमारी माइनॉरिटीज़ हैं, हमारे ट्रांसजेंडर हैं,
इनका ये शिकवा है कि वहाँ की सूबाई हुकूमत इनको तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम रही है। इस सवाल से आपकी क्या ऑब्ज़र्वेशन रही? देखिए अहमद, ये सवाल हमने किया था लॉ मिनिस्टर साहब से और उन्होंने कहा कि ये तो ट्रांसजेंडर्स जो हैं ये तो एक बहुत ही मासूम तबका है, हम चाहेंगे कि इनको प्रोटेक्ट करें। मगर हमने ये देखा है कि जो उन्होंने कवानीन वहाँ पे बनाए हैं, जहाँ पे उन्होंने उनको कई जगहों के अंदर कोटा सिस्टम भी दिया, तो वो फिर सिर्फ आप समझ लें कि इट्स जस्ट ऑन द पेपर। पेपर्स। अमलन तौर के ऊपर जी, अमलन तौर के ऊपर इसके ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस भी नहीं है। क्या वो कोटा पूरा भी होता है माइनॉरिटीज़ को लेके? खैर माइनॉरिटीज़ को लेके तो कुछ हद तक हो जाता है, मगर जहाँ तक ट्रांसजेंडर्स की बात है तो कभी इसके ऊपर किसी ने कोई चेक नहीं रखा कि वाक़ई में क्या ट्रांसजेंडर्स उस कोटे के ऊपर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो द एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन इज़ वेरी, वेरी वीक। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीज़ा साहबा, आपने हमें तफसीली तौर पर बताया कि वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में इस वक्त क्या मसाइल हैं और शहरी किस तरीके से रियासत और मिलिटेंसी के दरमियान एक तरह से फंस गए हैं, और वहाँ पे जो सेंसिटिव जो लोग हैं, स्पेशली ख़ास तौर से पॉलिटिकल वर्कर्स और जर्नलिस्ट और वो ट्राइब्स जो कि प्रो पीस हैं इस वक्त। नाज़रीन, ये था इस हफ्ते का राइट वॉच। हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे। आप देखते रहिए voicepk.net। आपकी खबर, आपकी आवाज़, voicepk.net।